फर्स्ट ग्रेड में भी वही है सिलेबस। लेकिन क्या है कि जब राजवंशों का इतिहास करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा आपके राजवंशों का इतिहास बढ़ा दिया है, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड में कुछ पर्टिकुलर शासक दिए हैं जिनका आपके सल्तनत और मुगलों के साथ केवल संबंध है, ठीक है ना, सल्तनत और मुगलों के साथ संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास। देखिए, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है राजस्थान के इतिहास में, लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि भाई कि समझ में आनी चाहिए सारी चीज। अगर आपको शब्दावली समझ में आती है ना, किसी भी बिंदु की, किसी भी टॉपिक की, ठीक है ना, आज तो पहली क्लास है तो केवल जनरल क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप किसी भी प्रश्न को जवाब देने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। चाहे आप साइकोलॉजी की आपकी शब्दावली की बात हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे आप आपके सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट की बात हो, शब्दावली की प्रॉपर समझ आपके हमारे अंदर है तो आप इतिहास के आपके किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी प्रश्न का जवाब दे। जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि भाई कि इतिहास जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या होता है, यानी इतिहास होता क्या है, क्या होता है इतिहास, बताइए। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। हाँ, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है, इतिहास, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और देखिएगा कि अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन तो है ही, साथ में वो घटनाएं कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। हम कह सकें, क्योंकि डिक्शनरी का जब हिस्ट्री का अर्थ देखते हैं ना डिक्शनरी में, तो उसका अर्थ होता है हाँ ऐसा ही हुआ था, हाँ ऐसा ही हुआ था। अब ऐसा ही हुआ था शब्द में क्या है, सर्टेनिटी है, कि हम कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब ये घटना निश्चित कब होगी, कब हम मानेंगे कि कोई घटना निश्चित है और कोई घटना निश्चित नहीं है, तब उसके लिखित में साक्ष्य हमको प्राप्त हो, ठीक है ना। लेकिन लिखित में साक्ष्य हमको दो तरह से प्राप्त हो जाते हैं, एक तो आपके पांडुलिपि के रूप में या साहित्यिक साक्ष्य के रूप में, जो किसी भी आपके समकालीन लेखक ने आंखों देखा हाल या सुना सुनाया विवरण आपके लिख दिया, ठीक है। और एक होते हैं अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय यानी कि राजा ने किसी आदेश को उत्कीर्ण करवा दिया, ठीक है। तो दोनों में सबसे ज्यादा प्रमाणिक कौन सा होगा, अभिलेखीय। अभिलेखीय प्रमाणिक क्यों होगा, जबकि साहित्यिक साक्ष्य तो आपके आंखों देखा हाल दे रहे हैं। भाई जैसे हम कहते हैं ना, अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव वर्णन किया है, सजीव वर्णन से तात्पर्य है कि वो आंखों से देख रहा है, ठीक है ना, तब उस घटनाक्रम को लिख रहा है। फिर भी हम आपके कह रहे हैं कि भाई कि ये औपचारिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, क्यों, भाई आंखों से देखी हुई घटनाक्रम तो आपके प्रमाणिक होता है ना, उसको तो आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है भाई यही हुआ है, मैंने आंखों से देखा है, परमानेंट आप विश्वास कर लेते हो। और कहावत भी है कि कानों सुनी पे विश्वास मत करना, आंखों देखी पे विश्वास कर। तो क्या आंखों देखी पे भी विश्वास करना चाहिए क्या, क्यों भाई, जब आप आंखों देखी पे भी विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए, एक कोई सिंगल एग्जाम्पल कि भाई जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, वो भूत प्रेत थोड़ा ही ना है, वो श्रद्धा का विषय है। बोलो। देखो, हम आपकी एक बात करेंगे भाई कि इसकी बात करेंगे भाई आंखों देखी बात पर, आंखों देखी बात क्या होती है कि हम ये भी मानते हैं
ये कमेंट चालू हो गए अभी। देखिएगा, आंखों देखी बात को हम ये मान रहे हैं कि भाई आंखों देखा हाल जो होता है ना, उसके बारे में हम एक बात ये निश्चित कर लेते हैं कि भाई आंखें व्यक्ति को वही दृश्य दिखलाती हैं जैसा व्यक्ति का स्वयं का चरित्र होता है। ठीक है ना, जैसा व्यक्ति स्वयं है ना, आंखें उसको वही दिखलाती है, कान भी आपके वही सुनाते हैं। ठीक है ना, जैसा आपके कोई फालतू की बात हो रही हो और किसी को इनमें ही मजा आता हो, तो आपकी देखना गुनगुनाने की आवाज को भी क्लियर सुनेगा वो। ठीक है ना, और कोई काम की बात चल रही हो, उसको आपके कहे तो नहीं सुनेगा, बार बार क्या बोल दिया ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है ना, तो कान भी व्यक्ति को वही सुनाते हैं जैसा व्यक्ति का चरित्र होता है, और आंखें भी वही दृश्य दिखलाती। ठीक है, इसलिए हम आपकी कहते हैं कि भाई कि प्रमाणिकता किसमें है? प्रमाणिकता है जो हमारे अक्षरश आपके आदेश लिखे जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि 2010 में मैं जब ज्वाइनिंग लेने के लिए गया, तब आपके क्या हुआ कि मैं अपने वो संतान संबंधी सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, एक 2 बच्चों का सर्टिफिकेट मांगा। मैं यहाँ पर गया और उनसे कहा भाई 2 बच्चों का सर्टिफिकेट बना दो। अब उन्होंने आपके एक ही लाइन में बना दिया सर्टिफिकेट कि भाई अविवाहित है। ठीक है ना, कि प्रार्थी अविवाहित है, ऐसे करके सर्टिफिकेट बना के थमा दिया। अब मैं गया, 4 किलो तो मिठाई लेके गया स्टाफ को खाने के लिए। पहली नौकरी का चाव होता है ना, पहले तो सबने मिठाई खाई। मिठाई खाने के बाद जब ज्वाइनिंग की बारी आई, तब बाबूजी बोलते हैं कि ये आपका 2 बच्चों का सर्टिफिकेट है, ये गलत है। मैं क्यों गलत है भाई? कि आप में लिखवा लाए हो कि अविवाहित हैं। ठीक है, सही है कि नहीं? इसमें ये भी लिखवाओ कि आपके 2 बच्चे भी नहीं है। मैं कह यार, मैं कह तेरा मगज खराब है। मैं कह आप ये देख भाई कि सीधा सीधा बात क्या है, वो यूं कह रहा है कि आपसे विवाहित और अविवाहित का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। आपसे क्या मांगा जा रहा है कि आपके 2002 से पहले 2 बच्चे हैं या नहीं है। ठीक है ना, बच्चों का सर्टिफिकेट मांग रहे, अविवाहित हैं, बढ़िया बात है, लेकिन इसमें आपके एक चीज एक और लिखवाओ कि 2 बच्चे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां अभिलेख होते हैं ना, शासकीय आदेश होते हैं, वो अक्षरश लिखे, ठीक है ना, शब्द से लिखे जाते हैं, वो आपके महत्व। ठीक है, तो आप देखिए, मैं पहले आपके सिलेबस की चर्चा इसमें करूं आपसे कि राजस्थान के इतिहास में हमको पढ़ना क्या है। एक तो हमको आपकी पढ़नी है इसमें सभ्यताएं। क्या पढ़नी है हमें? सभ्यताएं। ठीक है, और सभ्यताओं में भी हमको आपके फिक्स दे रखी हैं, और कौन कौन सी हैं आपके देखो फिक्स में। एक तो दिया है हमको कालीबंगा, एक दिया है आहड़, एक दिया है गणेश्वर को, और एक दिया है बैराठ। ठीक है, 4 आपकी सभ्यताएं दे दी। अब हमको आपके जो मध्यकाल का पोर्शन दिया है, मध्यकाल, प्राचीन काल में तो हमको केवल सभ्यताएं दी हैं। यहां पर आपके देखो, एक तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से संबंध, और ये संबंध हमको दे रखे हैं केवल चौहान और दूसरा मेवाड़ के। चौहान और मेवाड़ों की दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध दे रखे हैं। फिर एक टॉपिक दे रखा है हमको मुगलों के साथ संबंध, संबंध। अब इस संबंध के अंतर्गत हमको टॉपिक दिए हैं देखो, मेवाड़ से। नंबर 1 मेवाड़ से आपके किसको दिया है? बोलो। एक तो राणा सांगा, प्रताप और राजसिंह को। 3 आपके महत्वपूर्ण शासक हैं, उन तीनों को दे दिया है। दूसरा आपके मारवाड़ से किसको शामिल किया है?
मारवाड़ से शामिल किया है चंद्रसेन। तीसरा आपके देखो बीकानेर से किसको शामिल किया है? राय सिंह। और चौथा आमेर से किसको शामिल किया है? मान सिंह। आमेर से किसको शामिल कर दिया है? मान सिंह। यानी कि मेवाड़ के, मारवाड़ के, बीकानेर के और आमेर के मुगलों के साथ क्या संबंध रहे, ठीक है, उन चीजों को आपके यहां पर किया गया है। दूसरा आपके एक राजवंश और दिया है यहां पर, वो है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये पूरा वंश दिया है। और एक दिया है हमको चौहान वंश। देखो चौहानों के संबंध भी दे दिए हैं और चौहान वंश भी हमको दे दिया है, ठीक है। क्योंकि चौहानों के संबंधों में हम देखें तो हमको आपके पढ़ना होता है रणथंभौर और जालौर, रणथंभौर और जालौर। और जब हम चौहान वंश की बात करते हैं तो इसमें हमको पढ़ने होते हैं अजमेर के चौहान। किसके? अजमेर के चौहान विशेषतः। फिर आपकी बात आती है आधुनिक की। इसकी बात आई आधुनिक। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत देखिए, राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य को दिया है। राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य। अब ब्रिटिश आधिपत्य से हम बात करें, यहीं से चालू करूंगा मैं आपका ये टॉपिक, ब्रिटिश आधिपत्य से आधुनिक से, ठीक है। ब्रिटिश आधिपत्य की हम बात करें तो इसमें शामिल हो जाता है हमारे साथ आपके कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई संधियां, और संधियों के अतिरिक्त आपकी और क्या शामिल हो जाता है कि 1857 की क्रांति। यानी उन संधियों का परिणाम आपके क्या आ जाएगा? 1857 की क्रांति। फिर आपके दिया है हमको राजनैतिक जन जागरण। राजनैतिक जन जागरण। अब जैसे ही हम जन जागरण की बात करते हैं वैसे ही इसमें 3 टॉपिक समाहित हो जाते हैं हमारे। एक तो किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। दूसरा आपके जनजातीय आंदोलन, और तीसरा कौन सा हो जाता है? एक संस्थाएं एवं समाचार पत्र। समाचार पत्र जन चेतना में आपकी संस्थाएं हैं और समाचार पत्र हैं, वो भी अपना योगदान देते हैं। एक जो टॉपिक शामिल किया है वो है प्रजामंडल, और एक जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है? राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। ये 3 पोर्शन बनाए और तीनों का अपना अपना अलग रोल है, तीनों का आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यानी कि आप पढ़ना सभ्यताओं से चालू कर दो, चाहे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश से चालू कर दो, चाहे आधुनिक से आपके चालू कर सकते, ठीक है। अब चूंकि इसमें फर्स्ट ग्रेड वाले भी हैं तो हम आपके कहां से शुरू करेंगे? इसको आधुनिक राजस्थान से शुरू करेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखे जाए ना तो सबसे ज्यादा आजकल अगर किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो कहां से? आधुनिक राजस्थान से आ रहे हैं। और समझने में भी थोड़ा सा आपके क्या है, टिपिकल है। तथ्यात्मक चीजें भी आपकी सर्वाधिक किसमें है? आधुनिक। ये राजा रानी तो आपके सुनते ही रहते हो आप, चंद्रसेन राणा सांगा, आपके सभी चीजें। तो हम कहां से? आधुनिक राजस्थान के इतिहास से इसकी शुरुआत करेंगे। सुनिए, हाँ लिख लीजिए भले। हालांकि इसको तो प्रिंटेड भी दे रहे हैं आप लोगों के लिए, लिखने की ऐसी जरूरत नहीं। प्रिंटेड भी दे रहे हैं ना, आपके देंगे, सिलेबस को प्रिंटेड देंगे, तो आप तो केवल समझने पे फोकस कीजिए। लिख लो। देखिए, एक ये ऑनलाइन आपके आप लोगों को भी मिला होगा। इसमें क्या है कि ऑनलाइन का संभवतः आपके इन्होंने एक ही कोर्स डिजाइन कर रखा है।
ठीक है, तो इस वजह से आपके अलग अलग क्लासेस सभी बैचों की अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो अब ये आज मैं आपके इनको बोल दूंगा तो करवा देंगे, ये एप्लीकेशन भी नहीं है तो आज करवा देंगे। ये लिखा आपने, देखो इसमें है कुछ नहीं, क्वेश्चंस की अगर आपको एक बार नेचर समझ में आ जाए ना कि भाई क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। और देखो सबसे बड़ी बात हमारे जो हमको विफलता आपकी दिलाती है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कभी कभी आप पढ़ते हो, साइंस के स्टूडेंट हो मैक्सिमम आप लोग, तो आप एक बात देखना कि हमारे जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें तो पढ़ती हैं, जब आप देखते हो तो आंखें पढ़ती हैं। ठीक है, आंखें आपकी संवेदनाएं अपने किसको, खोपड़ी को दे देती है, मस्तिष्क को दे देती है। मस्तिष्क से आपके फिर निर्देश आते हैं किसके लिए, हाथ के लिए, और हाथ हमारा काम करता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते समय अंडरलाइन इतनी हद तक करते हैं, ठीक है ना, पेन चला चला के पढ़ते हैं ना, कि आंखों के साथ हमारा हाथ भी पढ़ जाता है। ठीक है ना, हाथ पढ़ता है, पैर भी पढ़ते हैं, आपके शरीर की सारी चीजें पढ़ती हैं। कैसे पढ़ती हैं बताएगा कोई? आप देखो पैर कैसे पढ़ते हैं, आप ये देखो, जैसे आपके गांव में आप जा रहे हो और बिल्कुल अमावस्या की काली रात है और कीचड़ हो रहा है रोड पे पूरा, तो देखना आप अपने घर पे सेफ्टी से पहुंचोगे, बिल्कुल एक बूंद कीचड़ नहीं लगेगा। और उसी गांव में जिसमें मैं नहीं गया हूं और मेरे को ले जाओ तो कह दो मुंह के बल कीचड़ में ही गिरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पैर पढ़े हुए नहीं है। आपके पैरों को ये पता है कि यहाँ खड्डा है तो ऑटोमेटिक पैर उठ जाता है, यहाँ ईंट पटक रखी है मैंने तो ईंट पे ही आएगा पैर। ठीक है ना, पढ़े हुए रास्ते के आपके क्या हो गए, आदी हो गए, तो वो आप सेफली करोगे। ऐसे ही हमारे क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि प्रश्न जो अत्यधिक सरल कोटि का प्रश्न आ जाता है ना एग्जाम में, तो आंखें देखती हैं तो देखते ही आपके पहले तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, क्या घटिया प्रश्न पूछा है। ठीक है ना, अब घटिया प्रश्न पूछा है इसका भेज दिया आपके संदेश माइंड को, और हैंड टू हैंड आपके माइंड ने तो सोचा नहीं, उससे पहले ही आपके इसने जो ज्यादा पढ़ा लिखा है इसने जवाब दे दिया कि अच्छा ये ले, टिक लगा गया ये। अब जैसे ये टिक लगाता है ना हाथ, तो हमारी खोपड़ी है वो काम करना बंद कर देती। बंद क्यों कर देती है कि ठीक है तू इसकी ही मान ले। ठीक है, और पेपर से आप घर तक आ जाओगे लेकिन आपको उस प्रश्न पर विचार नहीं करने देगी खोपड़ी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मानी ही नहीं मानी। तो लास्ट में जब किसी और से आंसर चेक कराते हो ना, जब वो लाल पेन चलाता है तब पता लगता है आपको कि वास्तव में ये तो गड़बड़ है। ठीक है ना, तो इस पर कंट्रोल रखना, और इसके द्वारा की गई गलतियों को बोलते हैं हम सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स यानी कि मूर्खतापूर्ण की गई गलतियां, और मूर्खतापूर्ण की गई गलतियां अपने कंपटीशन लाइन में अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आती है, कि कोई माफी नहीं है भाई। और प्रत्येक स्टूडेंट 8 से 10 गलतियां पेपर में ऐसी करके आता है। ठीक है, और फिर बाहर आके कहता है कि पॉइंटों से ही रह गया। पॉइंटों से नहीं रहा, कर्म खराब है इसलिए तो बहुत लंबा रह गया। क्योंकि अगर तू 8 प्रश्नों को सही करके आता, जो प्रश्न तेरे पे आते थे उनको गलत करके आया है, अगर उनको सही करे आता तो तेरा तो ऊपर से नाम आता, पॉइंटों से काहे को रहता। तो केवल सजगता से आप इन सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, होंगी जरूर, क्योंकि अगर 0 कर दी तो परमात्मा हो जाओगे। ठीक है ना, होंगी जरूर, लेकिन जहां 10 कर रहे हो वहां 1 कर लो, 2 कर लो, तो कम से कम पॉइंटों से रहने की बीमारी आपके खत्म हो जाए। और ये काम केवल आपके जो टेस्ट सीरीज आप देंगे ना, उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से दूर किया जा सके, और कोई तरीका इसका नहीं है। ठीक है, इस चीज पर विशेष फोकस रखना है आप, वरना 19-20 पढ़ाई सबकी एक जैसी होती। ठीक है, कोई ज्यादा आपके ऐसा रामानुजन नहीं है अपने में, और ना आपके बिल्कुल कोई घासीराम है। ठीक है ना, तो आपके 19-20 सबकी पढ़ाई एक जैसी है। कोई ज्यादा गलतियां करता है एग्जाम में, कोई कम गलतियां करता है। जो कम गलतियां करता है वो पास हो जाता है,
ज्यादा करता है, वो आपके पॉइंटों में ही रहता चला आता, क्योंकि हर तीसरा आदमी पॉइंटों में ही रहता है, ठीक है ना। वो रहने का रीजन आपके क्या है कि उसने गलतियां आपके उतनी ही की। आप अपने पुराने पेपर्स देखेंगे ना तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि भाई मेरे से ऐसी गलतियां हुई, अगर ये नहीं होती तो मैं पास हो जाता, ठीक है ना। बढ़े आगे, देखिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए आधुनिक राजस्थान। सुन लीजिए आप, हेडिंग वगैरह तो छोड़ो। देखिए आधुनिक राजस्थान, इसमें आप एक बात देखिएगा कि जब हम आधुनिक राजस्थान की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले अंग्रेजों का नाम आता है, ठीक है, कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर आई है व्यापार करने के लिए, और अंग्रेजी राज में हम आधुनिकता की ओर आपके अग्रसर हुए। कुछ विद्वान आधुनिक काल को औरंगजेब के निधन के साथ ही मान लेते हैं, जबकि कुछ विद्वान 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात में, ठीक है। अब आप सुनना एक एक चीज को कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का गठन हो गया, कंपनी का क्या हो गया, गठन हुआ। देखिए कंपनी का गठन हुआ लंदन में, कहां पर गठन हुआ है, लंदन में, और ये एक पूर्णतः निजी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, निजी, अर्थात इस कंपनी में कहीं पर भी कोई सरकारी शेयर नहीं, सरकारी यानी सरकार का कोई हिस्सेदारी इसमें नहीं। अब ये कंपनी पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए आई, पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए आई, ठीक है। यूरोपीय देशों के हम पूर्व में हैं तो वो हमको क्या बोलते हैं, पूर्वी देश, और हम उनको क्या बोलते हैं, पश्चिमी देश, ठीक है ना। तो इंग्लैंड हमारे पश्चिम में है तो पश्चिमी देश है, उसके हम पूर्व में तो पूर्वी देश में। तो पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से कहाँ आ गई है, भारत आ गई। अब सुनना आप लोग, ये आपके कहाँ आ गई, भारत, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ याद रखना श्रीलंका नीचे है, भारत आ रही है, हाँ इतिहास में ऐसे ही बनता है भारत। अब एक बात देखिए, ज्योग्राफी वाले ज्यादा सजा के बनाते, बाउंड्री वगैरह बनाते हैं ना। अब एक बात देखिए, जब पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी यहां आई तो सबसे पहली आवश्यकता कंपनी की क्या होगी, बिल्कुल मैं शून्य से चालू कर रहा हूं। जमीन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, और मजदूर चाहिए। समझ गया मैं। अरे आप ये बताइए कि भाई कच्चा माल होगा, सड़क होंगी, और आपके क्या होगा, पूरा वित्त होगा, सारी चीज, और जेब में धेला नहीं है तो फिर काहे के आएंगे। सबसे पहली आवश्यकता तो क्या होगी कि जेब ऐसे मोटा हो रहा हो, ठीक है ना, पैसे हों जेब में, ठीक है। जेब में जब पैसे होंगे, मेरे में तो मोबाइल घुस रहा है क्या, ठीक है। जेब जब आपके भारी होगा, पैसा आपके सरप्लस में होगा, ठीक है, तो आपका मन करेगा कि चल मैं व्यापार कर लेता, ठीक है। अब व्यापार करने के लिए जब आप जाओगे तो वहां जाकर के आप इस चीज को देखोगे कि भाई मेरे को कच्चा माल भी, मेरे को जगह भी, ठीक है, इतने पैसे ये जगह में लगा दूंगा, इतने पैसे का मैं सामान खरीदूंगा, लेकिन मूल क्या है, पैसा, ठीक है। अब इनके पास यहां तो चलता है पौंड, इंग्लैंड में, वहां के पौंड से हमको तो चाय भी नहीं पिलाएगा कोई, तो क्या मालूम पौंड का मतलब। तो ये अपने साथ क्या लेकर के आए, सोना, और क्या लेकर के आए, चांदी। ये ऐसी वस्तुएं जो सब जगह चलती, सोना चांदी। इन सोना चांदी से इन्होंने यहां से क्या खरीदी, वस्तु, और विशेषकर आपके कहां से, बंगाल का क्षेत्र है यहाँ से, ठीक है।
और वस्तु को ले जाकर के कहाँ बेच दिया? इंग्लैंड। इस प्रोसेस में इन्होंने 11 गुना फायदा कमाया। आप कितना गुना प्रॉफिट कमाया? 11 गुना। अब देखो कि जब तक आप ये देख रहे हैं कि भाई 11 गुना कंपनी फायदा कमा रही है, अकेली कंपनी है, ठीक है, तो आपके पूरा प्रॉफिट किसको आ रहा है? कंपनी को। तो कंपनी की इच्छा और बढ़ेगी कि भाई मैं और प्रॉफिट कमाऊं, क्योंकि ये तो तृष्णा है प्रॉफिट, तो ठीक है ना। कि आदमी 100 रुपये कमा रहा है तो उसकी 500 की तृष्णा रहेगी, जो 500 कमा रहा है उसकी लाख की रहेगी, 1000 की, ठीक है। कंपनी ने आपके अकेली आपके यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही है क्योंकि कंपनी इकलौती है, ठीक है। अब धीरे धीरे मार्केट में और दुकानें और कंपनियां और आ गई। फ्रेंच कंपनी, ठीक है, डच कंपनी है, पुर्तगीज है, ये ऐसे आपके और दुकानें हैं। तो इससे क्या होगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? जो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, ठीक है। और ये कंपनी चाहती है कि भाई पूरा प्रॉफिट अकेला मैं ही लूं। तो ऐसा कैसे कर संभव होगा? जैसे आप ये छोड़ो, इसको छोड़ो, आप ये गोपालपुरा बाईपास है आपका, ठीक है। यहां मान लो जूतों की एक ही दुकान है, एक दुकान है जूते, ठीक है। अब वो 20 रुपए की चप्पल को और 100 रुपए की देता है, आपकी मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि और कोई दुकान ही नहीं है। अब अचानक से क्या हुआ कि एक शोरूम गुजर की थड़ी पे खुल गया, एक त्रिवेणी पे खुल गया, एक पुलिया के नीचे और खुल गया। तो इनमें क्या हो जाएगा? कंपटीशन। आप दुकान पे जाओगे कि भाई कितने की है? क्या 80 की है? अरे वो तो 30 ही दे रहा है, चाहे उसकी दुकान पे गए ही नहीं। लेकिन आप कहेंगे तो सही, बार्गेनिंग तो करेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन इस हद तक प्रबल हो जाएगा कि चप्पल के साथ तनी फ्री देनी पड़ जाएंगी। गांव में जब कंपटीशन होता था ना पहले, तो आपके के 2 खोखे खुल गए आपके, तो बंडल के साथ माचिस फ्री कर देते थे, ठीक है ना। तो आपके क्या है, जिससे दूसरा कंपटीशन में डाउन आ जाए, ठीक है। अब आप एक बात देखो कि वो दुकानदार, चप्पल जूते वाला, वो चाहता है कि भाई पूरा प्रॉफिट मैं ही कमाऊं। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? आपकी दुकान है मान लो, और आप उस पूरे प्रॉफिट को लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? बताओ, पहले आप लोग बताओ। क्या ऑफर देंगे? जैसे ये चलते हैं ऑफर के भाई कि 2 जोड़ी खरीदो 4 जोड़ी फ्री पाओ, ऐसे ऑफर ना। हाँ, और क्या करेंगे बताओ? हैं? अरे सुनो, कैसे करोगे? वही तो बात है। मूल्य कम कर दो, मार्जिन कम कर दोगे। हाँ, और पीछे? आप तो उसको तो छोड़ो, इस लैंग्वेज को तो छोड़ो, आप तो अपनी दुकान का प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, कैसे? और दुकान खोल लेंगे, ब्रांचेज है ना। सुनो, तुम लोग प्यार से क्या है कि तैयारी कर लो ढंग से, तो तुम में लक्षण नहीं है किसी में दुकान खोलने लायक। तुम बर्बाद कर दोगे साल भर के अंदर, गारंटी। अरे आप यूं कह रहे हो ऑफर दे देंगे, ऑफर दे देंगे तो कहाँ से देंगे ऑफर? उसमें तो नुकसान तो होगा ना भाई। ऑफर में तो 4 जोड़ी फ्री दे रहे हैं, 2 के साथ आपके काहे का आपके बचत है, बचत तो शून्य हो जाएगी, ठीक है। ब्रांचेज खोलेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ से आपके काम होगा? नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले आपके ये पता लगाओ कि भाई फलाने की दुकान से चप्पल जूते खरीदता कौन, कि भाई इस कमरे में जो बच्चे बैठते हैं वो उस दुकान पर पहुंच जाते हैं। तो एक दिन यहाँ आया मंच पे और यहाँ आके आपसे बोला कि तुम में से कोई भी फलाने की दुकान पर चढ़ता हुआ दिख गया ना, याद रख लेना तुम बेटे को, एक आध को। यानी कि आप लोगों को धमकाया। अब तुम भी तो आपके थोड़ा सा पुदीना लेके बैठे हो, ऐसे मानोगे थोड़ा ही ना। जब तक वो एक आध का यहाँ चौराहे पे उद्घाटन नहीं कर देगा तब तक तो नहीं मानोगे, ठीक है। एक आध का उद्घाटन करेगा, इसका मतलब उसने क्या किया? अपनी ताकत का प्रदर्शन किया कि शक्ति किसमें है? कि मुझ में है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो राजी राजी
नहीं तो उसका जो किया है ऐसा ही करूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आप रात में कालाबाजारी करने लग जाओगे। यही तो करोगे कि दिन में तो नजर रखता है, रात में ले आना। तो उन दुकानदारों की भी दुकानें बंद करवाना जरूरी। वहां भी पहुंच गया कि तुमने किसी को बेच दी तो नंबर तुम्हारा भी है। ठीक है, यही काम किया इसी व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए इसने भारत में एक के बाद एक कई युद्ध लड़े। जैसे प्लासी का युद्ध लड़ा, ठीक है, 1757 में। प्लासी का क्या है? प्लासी का युद्ध मात्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। प्लासी के युद्ध में किसी प्रकार का क्षेत्र प्राप्त नहीं किया कंपनी, ना अधिकार प्राप्त किया, केवल अपनी ताकत दिखाई कि ताकत किसमें है, मेरे में। यहां आके धमकाने वाली बात है प्लासी का युद्ध। ठीक है, फिर उसने कौन सा युद्ध लड़ा? देखो, पहले तो प्लासी का लड़ लिया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा इसने? 1757 में। ठीक है, फिर और दुकानदारों की दुकान बंद करवानी है ना, तो फिर इसने युद्ध लड़ा बेदारा का 1759 में, और डचों की दुकान बंद करवा दी। फिर आपके तीसरा युद्ध लड़ा बांडीवास का 1760 में, और फ्रेंच दुकान बंद करवा दी फ्रांसीसियों की। ठीक है, और फिर इसने एक चौथा युद्ध लड़ा, वो कौन सा है? बक्सर का। बक्सर का युद्ध 1764। इसमें आपके इसने बंगाल का अपदस्थ नवाब था एक मीर कासिम, ठीक है, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और आपके मुगल बादशाह था शाह आलम। इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया किसने? कंपनी। इस युद्ध के बाद आपकी कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। दो संधियां हुई हैं इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की संधि कब हो गई? 1765। अब देखिएगा कि इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि में आपके क्या करना? इस संधि में यह करना था कि भाई कंपनी को आपके संधि के अंतर्गत कि भाई जब संधि होती है किसी रियासत में तो दो चीजें होती। एक तो आपकी क्या होती है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। ठीक है, और एक क्या होता है? रेवेन्यू, राजस्व। दो चीजों पर ही ज्यादा फोकस होता है राजा के यहाँ। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि इस लॉ एंड ऑर्डर को तो दे दिया नवाब को, बाद में हालांकि 53 लाख रुपए देकर के ये भी ले लिया थी। और रेवेन्यू किसने ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप खुद सोचो कि जेब में पैसे नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने जा रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो देगा, क्योंकि कानून व्यवस्था तो पैसे से ही बनेगी, सेना को वेतन देना होगा। ठीक है, और रेवेन्यू इसके पास है। इसने क्या किया कंपनी ने कि मान लो रेवेन्यू एकत्रित किया बंगाल से इतना, इसमें से 53 लाख रुपया किसको दे दिया? या नवाब को, लॉ एंड ऑर्डर के नाम। ठीक है, अब ये कंपनी के पास क्या बच गया? सरप्लस रेवेन्यू बच गया। इससे क्या खरीदी इन्होंने? वस्तु। वस्तु को ले जाके कहां बेच दिया? कितने % फायदा आ गया? 11 गुना है ना? अभी भी 11 गुने पे अटके हो क्या? अरे अब तो फायदा ही फायदा है, 100% फायदा है भाई। 11 गुना कम मिल रहा था जब अपने साथ सोना चांदी ला रहे थे। अब तो सोना चांदी लाना बंद, हमारा पैसा हमसे ही, हमारे पैसे से ही क्या खरीद ली? वस्तु, और उसको ले जाके कहां बेच दिया? तो 100% फायदा है। तो ठीक है ना भाई, खुद तो लाए ही नहीं कुछ भी, आपसे ही मैं पैसा इकट्ठा करूं, उस पैसे को आपके लिए दे दूं, और आपसे ही सामान ले लूं, और उस सामान को बाहर ले जाऊं, तो आपके हाथ क्या आया? कुछ ही नहीं। ठीक है ना, तो वही स्थिति आपके यहां पर कंपनी से क्या हुआ? धीरे धीरे बंगाल में, अब प्रारंभ में तो ये चीज अच्छी लगती क्योंकि भाई वस्तु के एवज में पैसा तो आ रहा है, लेकिन धीरे 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 बंगाल से धन का जो निष्कासन हुआ, उससे बंगाल में अराजकता फैली।
अकाल पड़ने लग गए, लोग आपके भुखमरी में मरने लग गए। ठीक है, अब जब भुखमरी फैली तो उसका पूरा की पूरा आपके जोर किस पर आ गया? नवाब पर, कि भाई तू लॉ एंड ऑर्डर संभाल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, नहीं संभाल पा रहा है तो हटाओ नवाब, हटा दिया। ठीक है, और अब आपके कौन बैठी? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की नवाब बन गई। ठीक है ना, तो कैसे अपनी चालों से जो इन्होंने आपके यहां पर क्रियाविधियां अपनाई, उनसे आपके बंगाल की नवाब ये कंपनी बनी। ठीक है, अभी राजस्थान में नहीं आए हम। ठीक है, कंपनी आ गई, अपनी जड़ें जमा ली, कोई दिक्कत यहां तक? अब एक प्रश्न और आपके मैं लेता हूं अभी, जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो वर्तमान में हमारे पास एक तो केंद्र सरकार है, एक आपकी कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट है, और एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना वर्तमान। जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो केंद्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना की जिम्मेदारी होती है? बताओ, आप लोग बताओ चारों। केंद्र में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी, बताओ आप लोग। और बताओ। चलो कुएं में पढ़ने दो इसको। आप तो ये बताओ, आपका घर है ना, घर, घर एक तरह से मिनी भारत है, ये मान के चलो। घर में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है पिताजी की, फिर नौकरी मम्मी जाती है। जब पिताजी चले गए नौकरी पे तो लॉ एंड ऑर्डर तो पीछे से ही बिगड़ेगा ना। अरे लॉ एंड ऑर्डर की घर में जिम्मेदारी होती है मम्मी की, इसीलिए मम्मी को घर की होम मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है ना, और उन्होंने बताया ना, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की। कहां पर? ठीक है ना, और सेंटर में लॉ एंड ऑर्डर को गृह मंत्री किसके माध्यम से संभालता है? कोई ना कोई तो चाहिए, वरना गृह मंत्री तो बड़े बूढ़ों को बनाते। ठीक है, तो किसके माध्यम से करेगा? सुनो, एक बात तो आप, कि जब तक हमारा इतिहास चले ना, तो आज रात को जो पुराना कचरा जितना भी है ना खोपड़ी में, पूरे को ओसवाल साबुन से धो के आना। ठीक है ना, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, क्लियर। ठीक है ना, आप एक बात देखिए कि आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ कि सचिव वगैरह हैं, ये तो सब पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाले व्यक्ति, पर्दे के पीछे रह के काम कर। अरे मान लो जयपुर में चुनाव हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, चुनाव राष्ट्रीय मामला है। ठीक है, जयपुर के जिला कलेक्टर जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी है, उसने गृह मंत्री को आपके कहां पर, केंद्र में, ये आपके लिख के भेज दिया कि भाई यहां मत करा देना चुनाव, यहां तो लफड़ा हो रहा है। ठीक है, गृह मंत्री ने क्या दिया आदेश कि तू चुनाव की तैयारी कर, मैं देखता हूं कौन लफड़ा करता है। और 10 सीआरपीएफ की बटालियन, 2 बीएसएफ की बटालियन और 3 एसएसबी की बटालियन डाल दी जयपुर में। जैसे ही वो परेड करना शुरू करती है ना, लोग पानी निकलना बंद कर देते। ठीक है ना, क्योंकि वो समझाते नहीं, जैसे हमारे पुलिस वाले हैं ना, ये पहले समझाते हैं, अरे मत करे भाई ऐसा, चलो रे, वो समझाते नहीं, सीधा ही मारते हैं। इसलिए उनके आते ही पब्लिक ऑटोमेटिक लॉ एंड ऑर्डर में आ जाती है। ठीक है ना, उनको आपकी व्यवस्था कायम कम करनी पड़ती। ठीक है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के माध्यम। ठीक है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री। ठीक है, और इसके पास तो आरपीएफ है, रिजर्व पुलिस फोर्स है। डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर जिला कलेक्टर, इसके पास एसपी है, इसके पास कौन है, एसपी, उसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी निभा। ठीक है, क्लियर आपकी इतनी बात? इतना ही करेंगे तो आज। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक लंबी क्लास का है ये, दरकार है 2 घंटे की क्लास की, और फिर ये समझ में आएगा बढ़िया तरीके से आप लोगों को।
ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक तो पुराना जो भी पढ़ा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। और देखो, इसमें आप लोगों को समझने में और दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ। उसी तरह आप तैयार कर, साइंस विद्यार्थी लर्न, मैंने लर्न याद कर साइंस। आपको अगर एक बार कॉन्सेप्चुअली ये बता दी जाए ना, तो फिर आपकी आ जाएगी।